हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, एम्बुलेंस का नाम हमेशा उल्टा क्यों लिखा होता है? ऑप्शन ए स्टाइल के लिए, ऑप्शन बी शीशे में सीधा देखने के लिए, ऑप्शन सी अलग पहचान के लिए और ऑप्शन डी ये एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अगली हियरिंग पर एसआईटी अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। अयोध्या में 8 आरोपियों की वर्चुअली पेशी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 10 अगस्त को सुनवाई टल गई है। कोर्ट अब अगले हफ्ते इस पर सुनवाई करेगा। एसआईटी अपनी स्टेटस रिपोर्ट अगले हफ्ते कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट जांच की प्रगति की समीक्षा करेगा। यदि जांच में कोई कमी या अतिरिक्त दिशा निर्देश की आवश्यकता हुई तो सुप्रीम कोर्ट आगे के आदेश दे सकते हैं। वहीं अयोध्या कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। जेल में बंद 8 आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई और इससे पहले 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सुनवाई हुई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि नई एसआईटी बना दी गई है। आईजी किरण एस इसे लीड कर रहे हैं और टीम में एक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी, एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी और एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी भी शामिल हैं। राहुल गांधी बोले, जंतर मंतर पर फायरिंग का आदेश आखिर किसने दिया? जिम्मेदार कौन है? 3 मांगे रखी। रिजिजू बोले, शाह संसद में जवाब देंगे, विपक्ष को सुनना पड़ेगा। राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर जंतर मंतर प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने सवाल किया कि लाठीचार्ज का आदेश आखिर किसने दिया, इसका जिम्मेदार कौन है, वो सामने आए, गृह मंत्री सदन में आकर बयान दें। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष की 3 मांगे हैं। पहली, युवाओं पर गोली चलाने की जिम्मेदारी स्पष्ट हो। दूसरी, प्रधानमंत्री घटना के लिए माफी मांगे और तीसरी, राम मंदिर पे चोरी के मुद्दे पर चर्चा हो। उधर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि शाह सदन में विस्तार से जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष को भरोसा देना होगा कि वह बहस से भागेगा नहीं। उन्हें गृह मंत्री का जवाब बिना हंगामा किए सुनना पड़ेगा। हालांकि शाह कब बोलेंगे, रिजिजू ने इसकी जानकारी नहीं दी है। झारखंड विधानसभा गेट के पास पहुंचे आंदोलनकारी छात्र, बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा, आंसू गैस छोड़ी। राहुल गांधी बोले, स्टूडेंट्स पर बल प्रयोग गलत। झारखंड के रांची में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा गेट के पास पहुंचे। छात्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें गेट से हटाने की कोशिश की लेकिन नहीं हटे तो लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। कई बार पुलिस और छात्रों के बीच झड़प की नौबत आ गई और 2-3 बार लाठीचार्ज करना पड़ा। कुछ छात्रों के सिर पर चोटें आई हैं। प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर पानी की बोतलें और चप्पलें फेंकी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कहा कि झारखंड में विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग गलत है। छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करना चाहिए। रिपोर्ट, परमाणु समझौता किए बिना ही जंग खत्म कर सकते हैं ट्रंप। होर्मुज दोबारा खोलने की शर्त रखी। युद्ध लंबा खींचने पर अमेरिका का फोकस बदला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बिना परमाणु समझौते के भी जंग खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका की एक बड़ी शर्त होर्मुज स्ट्रेट को पूरा तरह खोलना है। अगर ईरान वहां से गुजरने वाले कारोबारी जहाजों को बिना किसी रुकावट के आने जाने देता है तो अमेरिका जंग से पीछे हट सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप पिछले कुछ हफ्तों से इस योजना पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने सीनियर अफसरों से कहा है कि अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोल देता है तो अमेरिका औपचारिक परमाणु समझौते के बिना भी संघर्ष खत्म करने को तैयार हो सकता है। पहले अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त ईरान के साथ नया परमाणु समझौता करना था, लेकिन जंग लंबा खींचने के बाद उसका फोकस बदलता हुआ दिख रहा है। डाबर ने एफएसएसएआई पर भेदभाव का आरोप लगाया। कहा, कॉम्पिटिटर्स को फायदा पहुंचा रही है। बैन से 150 करोड़ के माल पर संकट था। एफएमसीजी कंपनी डाबर ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने एफएसएसएआई पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। इसके अलावा कंपनी ने एफएसएसएआई पर कॉम्पिटिटर्स में शामिल अन्य मैन्युफैक्चरर्स के कमर्शियल हितों को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा है। डाबर का दावा है कि प्रोडक्ट्स पर 100% दावे के इस्तेमाल को तुरंत बैन करने के आदेश से उसकी 150 करोड़ रुपए वैल्यू की इन्वेंट्री यानी माल नष्ट होने के जोखिम में आ गया था। और 6 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में डाबर ने एफएसएसएआई के इस आदेश को बिना सोच समझकर जारी किया गया और एक तरफा बताया।
सोने की कीमत 1440 रुपए बढ़कर 1,51,000 रुपए हुई। 10 दिन में 8,000 दाम बढ़ चुके हैं। चांदी 1,909 रुपए बढ़कर 2.33 लाख रुपए पर पहुंची। सोने चांदी की कीमतों में 10 अगस्त को बढ़त दिखी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1440 रुपए बढ़कर 1,51,000 रुपए पर पहुंच गए हैं। 1 किलो चांदी की कीमत 1,909 रुपए बढ़कर 2,33,000 रुपए पर पहुंच गई है। यानी कि इस महीने अगस्त के महीने में सिर्फ 6 दिन में ही सोना 8,201 रुपए और चांदी 14,995 रुपए महंगी हो चुकी है। राजगीर के ब्रह्मकुंड का बदलेगा स्वरूप। 49.87 करोड़ रुपए की परियोजना, 32% काम पूरा। सितंबर 2027 तक तैयार होगा नया पर्यटन केंद्र। राजगीर के धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन की शान माने जाने वाले ब्रह्मकुंड का पूरा परिदृश्य जल्द ही बदला नजर आएगा। लगभग 49.87 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी एकीकृत विकास योजना के तहत इस सदियों पुराने आस्था के केंद्र को एक नया और भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। वर्तमान में इस कायाकल्प योजना का 32% कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसे अगले साल यानी सितंबर 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ब्रह्मकुंड परिसर में प्रवेश से लेकर विश्राम और खान पान तक की बेहतरीन सुविधाएं एकीकृत की जा रही हैं और यहाँ एक भव्य पर्यटन प्रवेश द्वार का निर्माण किया जा रहा है। सम्राट सरकार के खिलाफ उतरे बिहार के 12,000 शिक्षक। पटना यूनिवर्सिटी में लगाए सम्राट सरकार के खिलाफ नारे। प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम में बदलाव का विरोध। बिहार में 50 साल बाद यूनिवर्सिटी कानून बदलने वाला है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में प्रदेश के तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के शिक्षक सामूहिक अवकाश पर हैं। राज्य के 481 सरकारी डिग्री कॉलेजों के 12,000 से ज्यादा शिक्षक अपने अपने यूनिवर्सिटी मुख्यालय का प्रदर्शन कर रहे हैं और पटना यूनिवर्सिटी में भी सभी शिक्षक प्रदर्शन करने के लिए उतरे। सभी टीचर्स बिहार सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने इस प्रदर्शन का आह्वान किया है। मुजफ्फरपुर भागलपुर में शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश। देवघर में 3.5 लाख कांवड़िए पहुंचेंगे। बेगूसराय में 2 किलोमीटर लंबी कतार। बिहार के मंदिर में भारी भीड़। सावन का दूसरा सोमवार था और बिहार के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी और मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में स्थानीय और कांवड़ियों को मिलाकर 2 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई गई। मंदिर के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। वहीं भागलपुर के अजगैबीनाथ मंदिर, उत्तर वाहिनी गंगा और कांवरिया पथ समेत प्रमुख स्थलों पर भी हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश कर शिवभक्त कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। बेगूसराय के हरिगिरिधाम गढ़पुरा में 2 किलोमीटर लंबी लाइन है और अहले सुबह से मंदिर में पूजा हो रही है। वहीं भागलपुर के सुल्तानगंज से लेकर झारखंड के देवघर तक करीब 105 किलोमीटर तक सड़क के केसरिया रंग के कपड़े पहने भक्तों से रंगारंग नजर आया। डिंपल यादव बोली, सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करे। अखिलेश ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। कैलेंडर में अमित शाह की गैरहाजिरी दिखाई। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने संसद भवन के बाहर कहा कि हमारी मांग है कि सरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर जवाब दे, केंद्र सदन के अंदर स्पष्टीकरण दे। यूपी सीएम भी बताएं कि जब 2 साल से चोरी चल रही थी तो ये उनकी नजरों के सामने से कैसे नजर नहीं आई। सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करे। इससे पहले समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने सुबह 11 बजे संसद परिसर में विपक्षी सांसदों के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस एक्शन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भी जवाब मांगा। अखिलेश यादव के अलावा प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी सांसदों ने अमित शाह की तस्वीर वाले पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अमित शाह की संसद से गैर मौजूदगी को दिखाने वाला कैलेंडर लहराया। कैलेंडर में शाह की तस्वीर के साथ ही सदन चलने की तारीख लिखी हुई थी और हर तारीख के सामने गैर हाजिर लिखा हुआ था। इधर समाजवादी पार्टी सांसदों ने राम मंदिर चोरी को लेकर पोस्टर लहराए। चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। अखिलेश ने महिला आरक्षण, परिसीमन और FCRA विधेयक पर कहा कि सरकार सवाल से क्यों भाग रही है। लाठी चली, आंसू गैस के गोले चले, अस्पताल में छात्र भर्ती हुए। इलाहाबाद में आज भी बच्चों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, जबकि सरकार ने कहा था कि मुकदमे नहीं होंगे। सच्चाई यह है कि ये संस्थाओं पर कब्जा करना चाहते हैं। भाजपा बहुत बड़ी भूमाफिया पार्टी है। आकाश आनंद बोले, अखिलेश राहुल 50 साल के बूढ़े, इन्हें अंकल कहूंगा। भाजपा 110 रुपए में गन्ने का रस बेच रही। मायावती के भतीजे की 2 साल बाद रैली। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने हाथरस में चुनावी रैली की। उन्होंने अखिलेश और राहुल गांधी को अंकल कहकर बुलाया। कहा कि मैं 30 साल का हूं और अखिलेश जी 50 के हैं। मैं 50 साल के वृद्ध को अंकल नहीं तो और क्या कहूंगा।
हालांकि अखिलेश की सही उम्र 53 साल है, जबकि राहुल गांधी की 56 साल है। आकाश ने कहा कि राहुल अंकल एक किताब लेकर घूमते हैं, संविधान की बात करते हैं। अगर किताब पलट दी जाए तो पता चलेगा कि उसके पन्ने खाली हैं। वे संसद में संविधान की बात करते हैं, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां वही काम कर रहे हैं जो भाजपा यूपी में कर रही है। आकाश ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि एथेनॉल पेट्रोल के नाम पर 110 रुपए में गन्ने का रस बेच रहे हैं। देश में बेकार एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। भाजपा सांसद के भाई ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनवाया, क्या उसमें इन्हें भ्रष्टाचार की बू नहीं आ रही? यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भी गड्ढा नहीं, ये मायावती जी के शासन में बना था। अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में ट्रंप की हार के 65% चांस। हारे तो मनमानी पर रोक लगेगी, नवंबर में होनी है वोटिंग। अमेरिका में मिड टर्म चुनाव से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। इप्सॉस एपीआई सर्वे के मुताबिक चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के हारने की संभावना 65% तक है। मिड टर्म के लिए वोटिंग नवंबर में होनी है। मिड टर्म चुनाव ट्रंप के 4 साल के कार्यकाल के बीच होने वाला बड़ा राजनीतिक इम्तिहान है और इसमें अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस के साथ ही राज्यों और स्थानीय सरकारों के कई अहम पदों के लिए वोटिंग होगी। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के करीब 80% उम्मीदवार पहले ही तय हो चुके हैं। मिड टर्म में रिपब्लिकन पार्टी हारती है तो ट्रंप राष्ट्रपति बने रहेंगे, लेकिन कांग्रेस में बहुमत खोने पर उनके फैसलों पर रोक टोक पड़ सकती है। भारतीय राजदूत से मिले नेपाली पीएम, पहली बार किसी विदेशी डिप्लोमेट से अकेले मुलाकात की। चीनी राजदूत से भी मिले। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी विदेशी राजदूत के साथ शाह की ये पहली 1-to-1 मुलाकात है। नवीन श्रीवास्तव ने शाह के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है और यहाँ उन्होंने भारत की ओर से नेपाल के साथ अच्छे रिश्ते और सहयोग को आगे बढ़ाने की बात कही है। दोनों के बीच भारत नेपाल संबंधों, विकास सहयोग और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा हुई है। बालेन शाह ने कहा कि भारत और नेपाल के रिश्ते पुराने और भरोसेमंद हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने, बिजली, सड़क और दूसरे विकास कार्यों में मिलकर काम जारी रखने पर जोर दिया। चीन में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया डॉल्फिन तूफान। शंघाई में 150 साल में सबसे ज्यादा बारिश, 10 लाख लोग सुरक्षित जगह पहुंचाए गए। जापान में तबाही मचाने के बाद डॉल्फिन तूफान अब चीन पहुंच गया है। रविवार देर रात इसने पूर्वी चीन के तटीय इलाकों में दस्तक दी है। उस समय इसकी रफ्तार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इसके बाद कई शहरों में तेज बारिश शुरू हो गई। सबसे ज्यादा असर शंघाई में देखने को मिला, जहां पिछले 150 साल में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। चीनी अधिकारियों के मुताबिक खतरे को देखते हुए 10 लाख से ज्यादा लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। वहीं चीनी मीडिया SCMP के मुताबिक अब तूफान कमजोर पड़ रहा है, इसलिए चीन की मौसम एजेंसी ने चेतावनी का स्तर घटा दिया है। हालांकि लगातार बारिश की वजह से बाढ़ आने का खतरा बना हुआ है। कुछ जगहों पर पहाड़ों से मिट्टी और चट्टानें खिसकने की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय फिर से महासचिव की रेस में। विहिप ने क्लीन चिट दी। अयोध्या के संतों ने निर्दोष बताया। रोज महंतों से मिल रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों से घिरे चंपत राय एक बार फिर से मंदिर ट्रस्ट के महासचिव बनने की रेस में हैं। चंपत ने 26 जून को महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था और सूत्रों के मुताबिक 22 जुलाई को दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद विहिप की राष्ट्रीय बैठक में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। इसके अगले ही दिन अयोध्या में उनके समर्थन में संतों ने बैठक की। वहीं मणिराम दास छावनी में हुई बैठक में कई प्रमुख संतों ने चंपत राय को बेदाग बताते हुए दोबारा महासचिव बनाने की मांग उठाई है। ज्यादातर संतों ने इसका समर्थन भी किया है। इसके बाद से चंपत राय रोज संतों के पास पहुंच रहे हैं। वह मंदिरों में पहुंचकर संतों महंतों से मुलाकात कर रहे हैं। राम मंदिर व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। खुद के प्रति विश्वास बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। भरत एनकाउंटर मामले में वकील बोले, 11 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट। आरा कोर्ट में SP से मांगी अब तक की जांच रिपोर्ट। 11 पॉइंट पर एक्शन हुआ। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आरा सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान भरत तिवारी के परिवार के वकील संजीव कुमार सिंह ने कोर्ट के समक्ष 11 पॉइंट पर अपना पक्ष रखा, जिस पर कोर्ट ने सहमति जताते हुए SP से अब तक की जांच रिपोर्ट मांगी है। वहीं कोर्ट से बाहर आने के बाद संजीव कुमार सिंह ने दावा किया कि आरा कोर्ट ने भरत एनकाउंटर में शामिल 11 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। हालांकि कोर्ट की ओर से कहा गया कि इन 11 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी नहीं किया गया है। कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया कि वकील ने कोर्ट में 11 पॉइंट पर अपना पक्ष रखा था, जिस पर कोर्ट की ओर से अपडेट मांगा गया है। इससे पहले वकील ने यह भी दावा किया था कि कोर्ट ने 12 अगस्त को इन सभी को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है और इनमें जगदीशपुर के तत्कालीन SDM संजीत कुमार, SDPO राजेश शर्मा,
थानाध्यक्ष राजेश मालाकार, दरोगा अंकित आर्यन, हरिश्चंद्र कुमार, एसटीएफ जवान अक्षय कुमार, विकास कुमार और एएसआई रमाशंकर यादव समेत कुल 11 लोग शामिल हैं। 3 बागी टीएमसी सांसदों का भाजपा में जाने से इनकार। इनमें यूसुफ अबू ताहिर बोले हम एनडीए में नहीं। 20 सांसदों ने एनसीपीआई में विलय किया था। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 3 बागी मुस्लिम सांसद अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान और यूसुफ पठान ने कहा कि वे भाजपा में शामिल नहीं होंगे और वे एनडीए का हिस्सा भी नहीं हैं। तीनों सांसदों के मुताबिक वे बीजेपी की राजनीति से सहमत नहीं हैं, लेकिन अपने क्षेत्रों के लोगों के हित में केंद्र और राज्य सरकार के साथ काम करेंगे। ये तीनों उन 20 टीएमसी बागी सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के कुछ हफ्तों बाद ममता बनर्जी की पार्टी से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई में विलय किया था और इसके बाद एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की थी। बंगाल के जलपाईगुड़ी में किसान का अपहरण, 20 बांग्लादेशी बदमाशों पर आरोप। परिवार का दावा, चाय बागान से उठाकर बॉर्डर पार ले गए। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में 35 साल के चाय किसान दीपांकर गोप के अपहरण का मामला सामने आया है। घटना शनिवार को भारत बांग्लादेश सीमा के पास राजगंज ब्लॉक के कुकुरजान इलाके के एक चाय बागान में हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार का आरोप है कि करीब 20 बांग्लादेशी बदमाश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर चाय बागान में पहुंचे और दीपांकर को जबरन अपने साथ बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले में ले गए। परिवार का दावा है कि इसी हफ्ते सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई थी और इसके बाद बदला लेने के लिए दीपांकर का अपहरण किया गया। छात्रों पर विवादित बयान देने वाला केरलम का यूट्यूबर हुआ गिरफ्तार। डिजिटल डिवाइस जब्त। वीडियो में कहा था जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करा था। केरलम पुलिस ने यूट्यूबर टीजी मोहनदास को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लेकर विवादित बयान देने का आरोप है। पुलिस ने जांच के लिए डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक मोहनदास ने 24-25 जुलाई को यूट्यूब चैनल पत्रिका पर वीडियो अपलोड किए थे। मोहनदास बीजेपी के बौद्धिक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रमुख रहे हैं। मोहनदास ने वीडियो में कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन इसकी कोई शिकायत नहीं होगी क्योंकि प्रदर्शन में शामिल होने वालों को दुष्कर्म पसंद है और कुछ लड़कियां हैं जो दुष्कर्म का आनंद लेती हैं। उन्होंने कहा था कि अगर वह होते तो जंतर मंतर पर कर्फ्यू लगा देते और प्रदर्शनकारियों को हटाने का आदेश देते और अगर प्रदर्शनकारी नहीं मानते तो उन पर फायरिंग का भी आदेश दे देते। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने की दी मंजूरी। आंखों के इलाज में 3 हफ्ते लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए 3 हफ्तों के लिए विदेश जाने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि हर व्यक्ति को विदेश जाने और अपनी पसंद का इलाज चुनने का अधिकार है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दाखिल हुई थी जिसमें उनके विदेश जाने पर लगी रोक से जुड़ी राहत देने से इनकार किया गया था। बिहार में तिरंगा यात्रा से जेडीयू कोटे के दोनों डिप्टी सीएम रहे नदारद। तिरंगा लेकर 1.5 किलोमीटर पैदल चले मुख्यमंत्री सम्राट। दिलीप जायसवाल, मिथिलेश तिवारी को गार्ड्स ने रोका। पटना में 10 अगस्त को घर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और यात्रा की शुरुआत सुबह 10:30 बजे जेपी गोलंबर में हुई। यात्रा में सीएम सम्राट भी शामिल हुए और वो हाथों में तिरंगा लेकर जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक 1.5 किलोमीटर पैदल चले। वहीं तिरंगा यात्रा में शामिल होने से पहले सीएम सम्राट चौधरी गांधी मैदान में बापू की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे। उनके साथ मंत्री दिलीप जायसवाल और मिथिलेश तिवारी मौजूद थे। सीएम का काफिला गांधी मैदान के गेट नंबर 12 से अंदर चला गया और उसके बाद गेट बंद कर दिया गया। सीएम सिक्योरिटी में जवान कहते नजर आए कि सीएम एस्कॉर्ट के अलावा कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। मंत्री दिलीप जायसवाल और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के स्टाफ कहते रहे कि गेट खोलिए, मंत्री जी हैं। 5 मिनट तक दोनों मंत्रियों को इंतजार करना पड़ा, तब गेट खुला। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ मंच और कार्यक्रम स्थल दोनों उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी नहीं दिखी। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी फिलहाल पटना से बाहर हैं, जिस वजह से वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। बिहार में बिजली की खेती, 125 यूनिट बचाने का फॉर्मूला। 1.67 करोड़ घरों पर लगेंगे सोलर प्लांट। फ्री में मिल रही बिजली एडजस्ट होगी। बची हुई बिजली सरकार की। बिहार सरकार ने मुफ्त दी जा रही 125 यूनिट बिजली बचाने का नया फॉर्मूला बनाया है। अब बिहार में सभी घरों में बिजली खर्च करने के साथ साथ पैदा भी की जाएगी और इसके लिए सरकार 1.67 करोड़ घरों पर सोलर प्लेट लगाएगी। ये वो घर हैं जिनको सरकार अभी मुफ्त में बिजली दे रही है, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले फेज में 2 लाख, दूसरे में 50 लाख, तीसरे फेज में सभी घरों में सोलर प्लेट लगाई जाएगी। बिजली का जो उत्पादन होगा उसमें से 125 यूनिट काटने के बाद सरकार बिजली ले लेगी।
पटना में एआई वाले 19 ई स्कूटर रखेंगे शहर पर नजर। नगर नेत्रा पकड़ेगा गड्ढे, कचरा और अतिक्रमण समेत 7 समस्याएं। कैमरे से रिकॉर्ड होगा शहर का हाल। शहर की सफाई, सड़कों और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पटना में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। पटना स्मार्ट सिटी की ओर से सीवी के सर्विसेज सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। नगर विकास विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। पटना में सफलता मिलने के बाद इसे बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में लागू करने की योजना चलाया जा रहा है। और पटना नगर निगम के 75 वार्डों में निगरानी के लिए करीब 19 एआई आधारित ई स्कूटर तैनात किए जाएंगे। लगभग हर 4 वार्ड पर एक ई स्कूटर की जिम्मेदारी होगी। इनका नाम नगर नेत्रा रखा गया है और एजेंसी का चयन सितंबर तक किए जाने की योजना है। ये ई स्कूटर लगातार शहर की सड़कों और गलियों में घूम घूम कर नागरिक सुविधाओं की स्थिति की निगरानी करेंगे। 15 अगस्त को पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गाया जाएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गाया जाएगा और इस समारोह की अगुवाई पीएम मोदी करेंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये मौका वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के प्रतीक होगा और पीएम मोदी दिल्ली के इस ऐतिहासिक स्मारक से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। बयान में कहा गया है कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गाया जाएगा। इस साल का समारोह युवा शक्ति पर केंद्रित होगा, जिसमें 2027 तक विकसित भारत बनने की देश की यात्रा में भारत की युवा आबादी के योगदान को उजागर किया जाएगा। झालावाड़ के स्कूल में पानी घुसा, 30 बच्चों का रेस्क्यू। चमोली में पुल बहा। दिल्ली में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान का अलर्ट। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। राजस्थान के झालवाड़ा का काली खाड़ डैम ओवरफ्लो हो गया। इससे झीकनी गांव के स्कूल में पानी भर गया। यहां फंसे 30 बच्चों को गांव वालों की मदद से रेस्क्यू किया गया। यूपी में गंगा, यमुना समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। फर्रुखाबाद, बिजनौर में गंगा नदी का पानी हाईवे के ऊपर बह रहा है। 40 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। उत्तराखंड के चमोली में नीति वैली में लगातार बारिश से तवक में के पास बना पुल उफनती नदी के साथ बह गया और इससे घाटी के 17 गांवों का संपर्क टूट गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में दिल्ली में लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान और भारी बारिश की संभावना जताई है। आज का सुविचार। किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो? घड़े ने उत्तर दिया, जिसका अतीत मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी, उसे किस बात पर गर्मी होगी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।